नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिस्र की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। मिस्र की सभ्यता किस प्रकार से फलीभूत हुई थी, मिस्र की सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ था और मिस्र की सभ्यता ने आधुनिक विश्व को क्या देन दी थी, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। मित्रों, एक इतिहासकार हुए हैं विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरेंट ने नदी घाटियों को सभ्यता के पालने कहा है, क्योंकि विश्व में जितनी भी महान सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदी की घाटी के पास में ही विकसित हुई है। क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक रूप से जो प्राथमिक संसाधन होते हैं सबसे पहले उनकी आवश्यकता होती है। तो नदी घाटियों में उन्हें सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकताओं मनुष्य को पानी मिल जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी है वो कृषि आसानी से की जा सकती है। इसलिए मनुष्य है वो किसी न किसी नदी की घाटी के पास में ही बसता है। और इसी प्रकार नील नदी की घाटी में, जो कि अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का उद्गम है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर पूर्वोत्तर में हुआ था। यहाँ पर एक देश है इथियोपिया। यहाँ इथियोपिया में 3 झीलें हैं, विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडवर्ड। इन 3 झीलों से एक नदी का उद्गम होता है जो इस प्रकार से चलती है उत्तर पूर्व में। इस नदी का नाम है नील नदी। और इस नील नदी की घाटी में, नील नदी के दोनों ओर जो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता का नाम है मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का उद्गम है वो अफ्रीका के पूर्वोत्तर में इस सभ्यता का विकास होता है, नील नदी की घाटी में। और नील नदी का उद्गम है वो इथियोपिया के युगांडा पर्वत पर स्थित 3 झीलें हैं, विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडवर्ड। इन 3 झीलों से नील नदी का उद्गम होता है। और मिस्र में ये सभ्यता विकसित हुई थी नील नदी के दोनों ओर। प्राचीन मिस्रवासी नील को मिस्री भाषा में हापी नाम से जानते थे। प्राचीन मिस्र में नील नदी को, मिस्र के जो लोग थे वो नील नदी को हापी कहते थे। और इसके उद्गम स्थल, जो कि ये पर्वत था विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडवर्ड, 3 झीलों वाला, इसको नूबिया कहते थे। मिस्री भाषा में इसके उद्गम प्रदेश को नूबिया और नदी को हापी कहते थे। हेरोडोटस, जो कि यूनान का इतिहासकार था, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसने मिस्र को नील का वरदान कहा है। हेज और मून ने मिस्र को नील की पुत्री कहा है। तो ये कोटेशन है, वो कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस ने मिस्र को नील का वरदान कहा और हेज और मून ने मिस्र को नील की पुत्री कहा है। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नील की सभ्यता को मानव विकास के हार का एक महकता हुआ फूल कहा है। नेहरू जी ने कहा था कि नील की सभ्यता मानव विकास के हार का एक महकता हुआ फूल है। संसार में सर्वप्रथम गाय की मूर्ति पूजा है वो मिस्र में हुई थी। यानी मिस्री लोगों ने सबसे पहले गाय की मूर्ति बनाई और उसकी मूर्ति की पूजा करने लगे थे। रोसेटा शिलालेख। रोसेटा शिलालेख है वो नेपोलियन ने जब मिस्र पर आक्रमण किया था 1799 ईस्वी में, तब यह शिलालेख है वो एक किले के खंडरों में नेपोलियन के सैनिकों को मिला था। तो इसकी रोसेटा शिलालेख की खोज है वो 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों ने की थी। यानी नेपोलियन के सैनिकों को एक किले के खंडरों में ये मिला था और इस शिला पर कुछ लिखा हुआ था। तो वो सैनिक तो हालांकि नहीं पढ़ पाए, वो बहुत बाद में ये शिलालेख पढ़ा गया और इसी शिलालेख से मिस्र की सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है वो इतिहासकारों को मिली है। ये शिलालेख है वो मिस्री और यूनानी 2 भाषाओं में, यानी मिश्रित भाषाओं में लिखा हुआ है। और इसकी लिपि है वो हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और यूनानी, 3 लिपियों में है। भाषा 2 है, मिस्री और यूनानी रोसेटा शिलालेख की, और लिपि 3 है, हायरोग्लिफिक, डेमोटिक, जो कि मिस्र की लिपियाँ थी, और यूनानी लिपि।
3 लिपियों में यह लिखा गया है। इस रोसेटा शिलालेख का समय यानी कालक्रम है वो 196 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है, यानी ये 196 ईस्वी पूर्व में इस शिलालेख को खोदा गया था। कारण, मेम्फिस के पुरोहितों ने टॉलमी चतुर्थ एपिफेनस के प्रति कृतज्ञता दर्शाने हेतु ये शिलालेख लिखा था। तो इस शिलालेख को लिखने का कारण क्या था? कारण ये था कि मेम्फिस जो कि मिस्र का एक प्रसिद्ध नगर था, उसके पुरोहितों ने अपने राजा टॉलमी चतुर्थ एपिफेनस के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए यह रोसेटा शिलालेख खुदवाया था। रोसेटा शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय है वो 1821 में फ्रांसीसी विद्वान J.F. सांपोलियो को मिला है। यानी इस शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता है वो फ्रांसीसी विद्वान J.F. सांपोलियो ने प्राप्त की थी। और इस शिलालेख से मिस्री सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें मिलती है। मिस्री सभ्यता के इतिहास की प्रथम जानकारी है वो रोसेटा शिलालेख से मिलती है। इससे पहले विद्वानों को या इतिहासकारों को मिस्र की सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो मिस्री सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो सबसे पहले रोसेटा शिलालेख को जाता है। इस रोसेटा शिलालेख को पढ़े जाने के बाद में मिस्र की सभ्यता के बारे में विश्व को कुछ जानकारी मिली, इतिहासकारों को उससे जानकारी मिली। फिर उसके आधार पर वहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया और वहाँ पर बहुत सारे पिरामिड मिले, बहुत सारी मम्मियाँ मिली। इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी है वो इकट्ठी हुई। मिस्र में कुल 31 राजवंशों ने शासन किया था। मिस्र में कुल 31 राजवंशों ने शासन किया था। प्रथम साम्राज्य है वो 18वें राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया। 1 से लेकर के 17 तक के जो राजवंश आए उन्होंने कोई साम्राज्य है वो स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन 18वें राजवंश ने मिस्र के प्रथम साम्राज्य का गठन किया था। मिस्र के इतिहास को लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग को प्राचीन या पिरामिड युग माना जाता है, जो कि 3रे से 6ठे राजवंश के शासनकाल का राज्य होता है। मध्य राज्य का युग है वो 11वें से 12वें राजवंश का शासनकाल था। और साम्राज्यवादी युग यानी मिस्र का प्रथम साम्राज्य है वो 18वें वंश से शुरू होता है। इसलिए साम्राज्यवादी युग है वो 18वें से 20वें राजवंश के समय को साम्राज्यवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र की सभ्यता का मोटा मोटा कालक्रम है वो 3 भागों में बांटा गया है, जो कि प्राचीन या पिरामिड युग है, जो कि 3रे से 6ठे राजवंश का शासनकाल था। मध्य राज्य का युग है वो 11वें से 12वें राजवंश का शासनकाल था। और साम्राज्यवादी युग है वो 18वें से 20वें राजवंश का शासनकाल था। मिस्र का प्रथम शासक मेना अथवा मिनिस था। मिस्र के प्रथम जो शासक का हमें जानकारी मिलती है उसका नाम मेना या मिनिस था। इसने मिस्र को राजनीतिक एकता प्रदान की। इससे पहले मिस्र में राजनीतिक एकता नहीं थी और इसने राजनीतिक एकता प्रदान करके एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। इससे पहले केंद्रीय सत्ता की स्थापना होने से पूर्व मिस्र है वो कई भागों में बंटा हुआ था, जिनमें 2 प्रमुख भाग थे, उत्तरी मिस्र और दक्षिणी या निचला मिस्र। उत्तरी मिस्र की राजधानी है वो बूटो होती थी और इसका उत्तरी मिस्र का राज चिन्ह है वो पेपिरस का गुच्छा व मधुमक्खी का छत्ता होता था। और राजा है वो लाल महल में रहता था उत्तरी मिस्र का, और निवास करता था, वे लाल रंग का मुकुट धारण करता था। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो थी। इसका राज चिन्ह है वो पेपिरस का गुच्छा व मधुमक्खी का छत्ता था। और राजा है वो लाल महल में ही रहता था और लाल रंग का मुकुट ही धारण करता था। निचला या दक्षिणी मिस्र, इसकी राजधानी है वो नेखेव थी। और दक्षिणी मिस्र का राज चिन्ह है वो लिली का पौधा था या लिली के पौधे की शाखा थी। और दक्षिणी मिस्र के राजा का महल और मुकुट का रंग है वो श्वेत था। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी मिस्र को मिलाकर के प्रथम राजवंश का संस्थापक है वो मैने था। मैने ने मिस्र को एक राजनीतिक एकता यानी केंद्रीय सत्ता दी थी और ये प्रथम राजवंश का संस्थापक था मैने अथवा मिनिस। पिरामिड युग है वो मिस्र में 3रे से 6ठे राजवंश का समय है वो पिरामिड युग या प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है।
तीसरे राजवंश का संस्थापक है वो जोसेर था। जोसेर से संबंधित फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला 2018 वाला, जो कि 2020 जनवरी में 9 जनवरी को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। जोसेर के पुरोहित इम्नेमहेतप ने सक्कारा में जोसेर के लिए एक सीढ़ीदार कब्र का निर्माण करवाया और पाषाण वास्तुकला को जन्म दिया। पाषाण वास्तुकला को जन्म देने वाला जोसेर का जो पुरोहित था इम्नेमहेतप, उसने सक्कारा में जोसेर के लिए सीढ़ीदार कब्र का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन इस प्रकार था 9 जनवरी 2020 को इतिहास के पेपर में कि सक्कारा के सीढ़ीदार कब्र है वो किस शासक की है। तो सक्कारा की सीढ़ीदार कब्र है वो जोसेर की है और इस कब्र का निर्माण है वो जोसेर के पुरोहित इम्नेमहेतप ने करवाया था। और इस कब्र का निर्माण करवाने के साथ ही इम्नेमहेतप ने पाषाण वास्तुकला को जन्म दिया था। इससे पहले पाषाण वास्तुकला है वो वहाँ पर नहीं थी। सक्कारा की छत पर सीढ़ीदार 5 मस्तबा खड़े किए गए। मस्तबा है वो मिस्र में कब्र को मस्तबा कहा जाता था। इस प्रकार की 5 कब्रें हैं वो इस सक्कारा के सीढ़ीदार जो कब्र है इसके ऊपर 5 कब्रें हैं। जोसेर का उत्तराधिकारी है वो नेफ्रू था, जिसने सीढ़ीदार के स्थान पर ढलवा पिरामिडों की शुरुआत की। जोसेर ने जो सीढ़ीदार पिरामिड बनवाए थे उनके बाद में जोसेर का जो उत्तराधिकारी नेफ्रू आया, उसने सीढ़ीदार पिरामिडों के स्थान पर ढलवा पिरामिड, इस प्रकार ढलवा पिरामिडों का शुरुआत की थी। जोसेर ने इस प्रकार सीढ़ीदार पिरामिड बनवाए थे और जोसेर के उत्तराधिकारी नेफ्रू ने इस प्रकार के ढलवा पिरामिड बनवाए थे। तो ढलवा पिरामिडों को बनवाने की शुरुआत है वो जोसेर के उत्तराधिकारी नेफ्रू ने की थी। नेफ्रू ने ही प्रथम पिरामिड व 170 फुट लंबा जलपोत बनवाया था। नेफ्रू ने सबसे पहले प्रथम ढलवा पिरामिड बनवाया था। नेफ्रू के काल में सबसे पहला पिरामिड बना था और ये 170 फुट लंबे जलयान यानी जलपोत का निर्माण करवाने का श्रेय भी नेफ्रू को जाता है। चतुर्थ राजवंश का प्रथम राजा है वो खियोप्स या खुफरू था और इस चतुर्थ राजवंश के प्रथम शासक यानी चतुर्थ राजवंश के संस्थापक खियोप्स या खुफरू ने गीजा के महान पिरामिड का निर्माण करवाया था। गीजा के महान पिरामिड जो कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है, इस पिरामिड का संस्थापक या बनवाने वाला राजा है वो चतुर्थ राजवंश का संस्थापक खियोप्स या खुफरू था। पिरामिड युग का अंतिम फराव है वो पेपी द्वितीय था। पिरामिड युग जो कि तीसरे से छठे राजवंश का शासनकाल था, जिसे प्राचीन युग या पिरामिड युग के नाम से जानते हैं, इसका अंतिम फराव है वो मिस्र में राजा को फराव कहा जाता था और पिरामिड युग का अंतिम राजा या अंतिम फराव है वो पेपी द्वितीय था और गीजा के महान पिरामिड का निर्माण है वो चौथे राजवंश के संस्थापक खियोप्स या खुफरू ने किया था। 12वां राजवंश है वो मिस्र के इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश था। इस राजवंश का संस्थापक है वो इम्नेमहेतप था और इसकी राजधानी है वो अथोई में लक्सौर के प्रसिद्ध मंदिर है वो इसने इम्नेमहेतप ने बनवाए थे। इम्नेमहेतप फोर्थ इसने फ्यूम में मनुष्य के चेहरे में शेरों की मूर्तियां बनवाई थी, यानी नरसिंह की मूर्तियां बनवाई थी और इन नरसिंह की मूर्तियों को स्फिंक्स कहा जाता है। तो इम्नेमहेतप फोर्थ ने फ्यूम जो कि एक मिस्र का बंदरगाही नगर था और इस बंदरगाही नगर में मनुष्य के चेहरे में शेरों की मूर्तियां बनवाने का श्रेय है वो इम्नेमहेतप फोर्थ को जाता है। हिक्सस है वो गडरिया राजा होता था। ये सीरिया के बर्बर आक्रांता थे जिन्होंने मिस्र पर 150 वर्ष तक शासन किया था। मिस्र के जो राजा थे उनको हिक्सस नामक गडरिया राजाओं ने, जो कि सीरिया के बर्बर निवासी थे, उन्होंने मिस्र पर आक्रमण करके वहाँ के राजाओं को अपदस्थ कर दिया और मिस्र पर लगभग 150 वर्ष तक इन हिक्सस नामक गडरिया राजाओं का शासन रहा था। अहमीज फर्स्ट ने हिक्ससों को पराजित किया और मिस्रियों को वापस स्वतंत्रता प्रदान करवाई थी। अहमीज फर्स्ट का काल
है वो मिस्र का स्वर्ण युग कहलाता है। एक तो इसने इन आक्रांताओं जो कि सीरिया के रहने वाले थे, गडरिया राजा जिन्हें हिक्सस के नाम से जाना जाता था, इन हिक्ससों को पराजित करने का श्रेय अहमीज फर्स्ट को है। और अहमीज फर्स्ट का काल है वो मिस्र का स्वर्ण युग कहलाता है। रानी हातशेपसुत ये विश्व की प्रथम महिला साम्राज्ञी थी। विश्व की प्रथम महिला साम्राज्ञी होने का गौरव है वो रानी हातशेपसुत को था। थुटमोस थर्ड है वो विल ड्यूरेंट ने इसे प्राचीन मिस्र के नेपोलियन की संज्ञा दी है। यूरोप का नेपोलियन जो कि फ्रांस का था, उसी प्रकार के कार्य है वो विजय इस थुटमोस थर्ड ने की थी, इसलिए विल ड्यूरेंट ने इसे प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा है। इसी संदर्भ में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। इसी प्रकार थुटमोस थर्ड को मिस्र का नेपोलियन है वो विल ड्यूरेंट ने कहा था। अपनी पत्नी रानी हातशेपसुत की मृत्यु पर इसने खुशियां मनाई थी, क्योंकि ये इसकी पत्नी है वो इसको बहुत ही दुख देती थी और बदले की भावना से कार्य किया। यानी जिस प्रकार के जो निर्माण कार्य रानी ने थुटमोस थर्ड की रानी हातशेपसुत ने करवाए थे, उन सभी निर्माण कार्यों को इसने ध्वस्त कर दिया, यानी बदले की भावना से कार्य किया। क्यों? क्योंकि इसकी रानी है वो इसका कहना नहीं मानती थी और इसको बहुत ही अपमानित करती थी। कारनाक के प्रसिद्ध मंदिर की दीवारों पर इस सम्राट को यानी थुटमोस थर्ड को वीर कृत्यों के चित्रों में अंकित किया गया है। कारनाक का जो प्रसिद्ध मंदिर है मिस्र में, उसकी दीवारों पर थुटमोस थर्ड को वीर कृत्य, युद्ध करते हुए और अपनी बहादुरी दिखाते हुए चित्रों में इसको अंकित किया गया है। अम्नेमहेतेप थर्ड ये मिस्र का शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। मिस्र का शासक अम्नेमहेतेप थर्ड, जिसे मिस्र का शाहजहां कहा जाता है। भारत में जिस प्रकार के कार्य शाहजहां ने किए थे, उसी प्रकार के कार्य है वो मिस्र में अम्नेमहेतेप थर्ड ने किए, इसलिए इसे मिस्र का शाहजहां कहा जाता है। इसके शासनकाल में मिस्र में नूबिया, जो कि एक बहुत ही सोने का उपजाऊ क्षेत्र था, जिसमें सोना है वो बहुत ही निकला था, उस नूबिया से इतना सोना आया कि इतना इससे पहले के इतिहास में कभी नहीं आया। इसलिए अम्नेमहेतेप थर्ड को स्वर्ण सम्राट के नाम से भी जाना गया। अम्नेमहेतेप थर्ड है, इसको मिस्र का शाहजहां कहा गया और इसके शासनकाल में मिस्र में नूबिया में स्वर्ण की खानें प्राप्त हुई और इन खानों से इतना सोना मिस्र में आया कि जितना पहले कभी नहीं आया, इसलिए इसे स्वर्ण सम्राट के नाम से जाना जाता है। अम्नेमहेतेप फोर्थ ये अम्नेमहेतेप फोर्थ है वो धर्म और कला के क्षेत्र में इसका दर्शन इतना उन्नत था कि इसे मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव का श्रेय दिया गया है। अम्नेमहेतेप फोर्थ को मानव इतिहास में प्रथम मानव कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने धर्म और कला के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य किया था। पौराणिक मिस्री देवताओं के स्थान पर इसने एटन नामक सूर्य देवता की पूजा शुरू की। मिस्र में जितने भी पुराने देवी देवता थे, उन सब को इसने समाप्त कर दिया और एटन नामक सूर्य देवता की पूजा इसने शुरू करवाई। यानी मिस्र के सभी देवताओं को इसने भंग करके एक देवता एटन की स्थापना की और ये एटन है वो सूर्य देवता थी। एटन देवता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए इसने अपना नाम है वो अम्नेमहेतेप फोर्थ से बदल करके अखनाटन रख लिया। एटन देवता के सम्मान में अम्नेमहेतेप फोर्थ ने अपना नाम बदलकर अखनाटन रख लिया और अखनाटन है वो एटन जिस पर प्रसन्न है। अखनाटन शब्द का अर्थ होता है एटन, यानी जो सूर्य देवता का नाम है एटन, जिस पर प्रसन्न है उसे अखनाटन कहा गया, इसलिए इसने अपना नाम है वो अखनाटन रख लिया। और इसने एक नए धर्म का भी प्रचलन किया था। जिस प्रकार भारत में अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रबंधन किया था और वो अकबर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया था, इसी प्रकार का धर्म या दर्शन है वो अखनाटन ने प्रचलित किया और ये धर्म भी उसकी मृत्यु के साथ में समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जनता को इसमें कोई रुचि नहीं थी। अखनाटन प्राचीन विश्व इतिहास का एक धार्मिक व्यक्ति था। तूतनखातन की मम्मी है वो 7 सिलसिलेवार संदूकों में रखी हुई थी, जिसका पता है वो 1922 में एक पिरामिड की खुदाई की गई तो पिरामिड में एक गुप्त दरवाज़ा था। उस गुप्त दरवाजे से
इसकी तूतन खातन की मम्मी मिली, जो कि 7 सिलसिलेवार बक्सों में, पहले सबसे बड़ा बक्सा, उसके अंदर बक्सा, उसके अंदर बक्सा, इस प्रकार के 7 बक्सों में इसकी मम्मी मिली और इसमें बहुत सारा सोना मिला। इसलिए तूतन खातन की मम्मी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मम्मी यानी कब्र में जो शव रखा जाता था उसे मिस्र में मम्मी कहा जाता था। 332 ईस्वी पूर्व में मिस्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर द ग्रेट, जिसका नाम अलेक्जेंडर भी मिलता है, इस सिकंदर ने, जिसने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था, इस सिकंदर ने 332 ईस्वी पूर्व में मिस्र पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया था। शासन व्यवस्था, मिस्र की सभ्यता की शासन व्यवस्था में सम्राट है वो सर्वप्रमुख होता था और मिस्र में सम्राट को फराओ कहा जाता था, जो कि शासन संचालन का केंद्र बिंदु होता था। यानी शासन संचालन है वो सम्राट के इर्द गिर्द घूमता था। शासन का सर्वप्रमुख मुखिया है वो सम्राट कहलाता था और सम्राट को मिस्री भाषा में फराओ कहा जाता था। वजीर, सम्राट के बाद में महत्वपूर्ण अधिकारी है वो वजीर होता था और वजीर है वो फराओ के बाद शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। सरू, फराओ को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने हेतु जो वृद्ध राज सेवकों की परिषद होती थी उसे सरू कहा जाता था। फराओ को जो प्रशासनिक कार्यों में मदद देने वाली परिषद थी, जो कि वृद्ध बूढ़े राज सेवकों की परिषद थी, अनुभवी राज सेवकों की परिषद थी, उसे मिस्र में सरू कहा गया है। नोम, मिस्र में नोम है वो प्रांतों को नोम कहा जाता था। संपूर्ण साम्राज्य है वो 40 नोमों यानी प्रांतों में बंटा हुआ था। नोमेन या नोमार्क है वो प्रांत का जो सूबेदार होता था, उस सूबेदार को नोम या नोमेन या नोमार्क कहा जाता था। सेना, 12वें राजवंश के बाद स्थायी सेना रखी जाने लगी। यानी शुरुआत के जो 1 से 11 तक के राजवंश थे उन्होंने कोई स्थायी सेना नहीं रखी थी। स्थायी सेना रखने का श्रेय है वो 12वें राजवंश को जाता है। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत के बलबन ने स्थायी सेना की शुरुआत की थी, बलबन से पहले के शासक है वो स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो सामंतों की सेना पर निर्भर करते थे, लेकिन बलबन ने स्थायी सेना की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत में। इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता में 1 से लेकर 11 राजवंश हुए थे, उस तक मिस्र में राजा की स्थायी सेना यानी फराओ की स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन 12वें राजवंश ने अपनी स्थायी सेना रखनी शुरू की थी। मिस्र की सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? मिस्र की सभ्यता में समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित था। उनमें थे राज परिवार सर्वप्रमुख होता था, उसके बाद में पुरोहित, सामंत, सैनिक, मध्यम वर्ग, मजदूर और दास। इस प्रकार मिस्र का समाज है वो 7 वर्गों में बंटा हुआ था। प्रायः शाही परिवार को छोड़कर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी? स्त्रियों में शाही परिवार की जो स्त्रियां होती थी, रानियां और राजकुमारियां, उनको प्रायः शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साधारण स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तलाक प्रथा का प्रचलन था। मिस्र की सभ्यता में तलाक प्रथा का प्रचलन था, लेकिन स्त्रियां है वो तलाक नहीं दे सकती थी, तलाक है वो पुरुष दे सकते थे। मिस्र में भाई बहन के विवाह यानी सगोत्र विवाह का प्रचलन था। भाई है वो बहन से विवाह कर सकता था। कला कौशल है वो मिस्र ने कला के क्षेत्र में विश्व को अद्भुत देन दी है। मिस्री लोग है वो तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाना जानते थे। यानी कांसे का ज्ञान है वो मिस्री सभ्यता के लोगों को था। मिस्री लोग है वो तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाने का ज्ञान रखते थे। यूनानी भाषा में पिरामिड का अर्थ होता है गेहूं की रोटी, और पिरामिड शब्द की उत्पत्ति है वो मिस्री भाषा के पिरेमस से हुई है, और इस पिरेमस का अर्थ होता है ऊंचा। यूनानी भाषा में पिरामिड का अर्थ होता है गेहूं की रोटी। यूनानी भाषा में पिरामिड का अर्थ होता है गेहूं की रोटी, और इस पिरामिड शब्द की उत्पत्ति है वो मिस्री भाषा के पिरेमस से हुई है, और इस पिरेमस का अर्थ होता है ऊंचा। नेपोलियन ने इन पिरामिडों के बारे में एक कोटेशन दिया है। नेपोलियन ने कहा था कि मनुष्य ने दैत्य का आकार है वो पृथ्वी पर उतार दिया। नेपोलियन जो कि महान सम्राट था फ्रांस का, इसने जब मिस्र पर अधिकार किया था
1799 ईस्वी में। तब इसने पिरामिडों को देखा था और इन पिरामिडों के बारे में उसने प्रसिद्ध वक्तव्य दिया कि मनुष्य ने दैत्य का आकार है वो पृथ्वी पर उतार दिया। स्फिंक्स, स्फिंक्स है वो नर और मनुष्य की सम्मिलित पाषाण की एक मूर्ति है। यह गीजे के पिरामिड के पास में स्थित है। गीजे के पिरामिड का निर्माण है वो खुफरू ने करवाया था और इस गीजे के पिरामिड में खुफरू फराहो की कब्र है। कब्र को मिस्र में मस्तबा कहा जाता था। तो ये स्फिंक्स है वो गीजे के पिरामिड के पास में स्थित है और ये नरसिंह स्मारक है, यानी इसमें मुंह है वो सिंह का है और धड़ है वो मनुष्य की है, जिसमें सिर खुफरू का है और धड़ है वो शेर की है। मस्तबा, मस्तबा है वो मिस्र में कुलीन घरानों की जो साधारण कब्रें होती थी उन्हें मस्तबा कहा जाता था। मिस्र में पिरामिडों में स्थित मम्मियों को खोज निकालने का श्रेय है वो सर्वप्रथम गैस्टन मैस्परो का है। गैस्टन मैस्परो ने पिरामिडों की खोज की, इसके बारे में जो अन्वेषण किया, उसके बाद में गैस्टन मैस्परो ने इसमें जो मम्मियाँ थी, यानी मम्मियों पर ही वास्तव में ये पिरामिड बनाए गए थे। पिरामिडों को बना करके उसके अंदर एक गुप्त दरवाज़ा होता था जो कि पाषाण का होता था। दूर से या बहुत ही बारीकी से देखने पर उस दरवाज़ा मिला था गैस्टन मैस्परो को, और उसको इसने खोला तो इसके अंदर उसको मम्मियाँ मिली थी। रमीसेस सेकंड ने कारनाक के मंदिर को बनवाया, जो कि संसार का सबसे विशाल स्तंभशाला यानी स्तंभों से बना हुआ मंदिर है, इसलिए इसे संसार के सबसे विशाल स्तंभों वाली शाला कहा जाता है। रमीसेस सेकंड ने कारनाक के जो कि मंदिर है मिस्र में, रमीसेस सेकंड ने बनवाए ये मंदिर कारनाक के, और इन मंदिरों को स्तंभों से बनवाया गया था और इन स्तंभों की अधिकता और ऊंचाई के कारण इसे संसार के सबसे विशाल स्तंभ वाली शाला कहा गया। और इसका निर्माण कार्य है वो रमीसेस सेकंड ने कारनाक के मंदिरों का पूरा करवाया, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर भी इसी रमीसेस सेकंड ने बनवाया, जिसे उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहते हैं। तो ये लास्ट लगभग 2013 फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री में ये प्रश्न आ चुका है कि मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है और इसका निर्माण है वो रमीसेस सेकंड ने करवाया था। इसी प्रकार कारनाक मंदिर भी सूर्य देवता को समर्पित है और इसका निर्माण भी रमीसेस सेकंड ने करवाया था। मिस्र में लक्सौर के मंदिरों का निर्माण है वो अम्नेमहेतप थर्ड ने करवाया था। स्पियोज मिस्र में जो गुफा मंदिर हैं उनको स्पियोज कहा गया है। मिस्र की सभ्यता की लिपि, मिस्र में 3 लिपियों का प्रयोग होता था। उनमें प्रथम थी हायरोग्लिफिक लिपि का उपयोग है वो मंदिरों और स्मारकों के पवित्र जो अभिलेख खोदे जाते थे उनमें प्रायः हायरोग्लिफिक लिपि का प्रयोग किया गया। हिराटिक लिपि है वो पुरोहित जो अपने दैनिक कार्य करते थे या लेखन कार्य करते थे, तो पुरोहितों के लेखन की लिपि है वो हिराटिक थी। और देमोतिक है वो मिस्र की सभ्यता के जो साधारण लोग थे वो अपने दैनिक कार्यों में इसको प्रयोग में लेते थे। तो मिस्र में 3 प्रकार की लिपि थी। हायरोग्लिफिक जो कि मंदिरों और स्मारकों के पवित्र अभिलेखों में प्रयोग में ली गई, हिराटिक लिपि जो कि पुरोहितों के लेखन के लिए काम में आती थी, और देमोतिक लिपि है वो साधारण जनता के दैनिक कार्यों के लिए काम में आती थी। शिक्षा प्राप्ति का साधन है वो करवल या मंदिर थे, यानी शिक्षा है वो मिस्री सभ्यता में मंदिरों में प्रदान की जाती थी। मिस्री लोगों की भाषा है वो कॉप्टिक थी। इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट इस 2018 वाली भर्ती में 9 जनवरी 2020 को हिस्ट्री के पेपर में आया है। ये कॉप्टिक भाषा से संबंधित प्यूनिक भाषा, कॉप्टिक भाषा और एक और भाषा थी इनका। तो कॉप्टिक भाषा है वो मिस्र में बोली जाती थी, प्यूनिक भाषा है वो उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती थी, और एक भाषा थी और वो जो कि स्पेन में बोली जाती थी यानी पश्चिमी यूरोप में। और अरेमाइक कोई भाषा नहीं थी, अरेमाइक एक लिपि है। तो वो 4th ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से गलत था। धार्मिक स्थिति, मिस्र की सभ्यता में किस प्रकार का धर्म था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फराओ स्वयं को रे या सूर्य की संतान मानता था, यानी फराओ मूलतः सूर्यवंशी होते थे।
राजकीय विद्यालयों की स्थापना है वो सर्वप्रथम मिस्र में हुई थी। आज जो सरकारी स्कूल है इनकी शुरुआत है वो सबसे पहले मिस्र में हुई थी। मिस्र का प्रमुख देवता प्रकाश का देवता सूर्य था, जिसका नाम है वो होरस था। मिस्र में परिवार है वो मातृसत्तात्मक थे। जिस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक थे, उसी प्रकार मिस्री सभ्यता के परिवार भी मातृसत्तात्मक थे और वे आइसिस इनकी मातृदेवी थी। ओसिरिस इंद्र के समान जल का देवता था और मिस्र में आत्मा को का कहा जाता था। आर्थिक जीवन, मिस्री सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था? मिस्री लोगों का मुख्य पेशा है वो कृषि था, यानी कृषि के इर्द गिर्द ही मिस्री लोगों का आर्थिक जीवन है वो घूमता था। मिस्रियों ने ढेकली का आविष्कार किया, जिसे शाडूप कहा जाता था। ढेकली है वो कुएं में से जल निकालने का एक यंत्र होता है। इस ढेकली का आविष्कार है वो सबसे पहले मिस्र में किया गया था, यानी मिस्र की देन है ये ढेकली, और इस ढेकली को मिस्री भाषा में शाडूप कहा जाता था। पशुपालन भी मिस्र का लोकप्रिय पेशा था, यानी मिस्री लोग है वो मुख्य पेशा इनका कृषि था, तो ये कृषि के साथ में पशुपालन भी करते थे। मिस्री लोग है वो ऊँट से अपरिचित थे, यानी मिस्रियों को ऊँट का ज्ञान नहीं था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऊँट का ज्ञान था, ऊँट से परिचित थे या नहीं थे? तो ऊँट के साक्ष्य है वो कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है वो ऊँट से परिचित थे, लेकिन मिस्री सभ्यता के लोगों को ऊँट का ज्ञान नहीं था। जहाज का सबसे पहले निर्माण है वो मिस्र में हुआ था। साहित्य और जहाज का निर्माण है वो जोसेर का जो उत्तराधिकारी हुआ था नेफ्रू, उसने सबसे पहले 170 फुट लंबे जलपोत का निर्माण करवाया था। साहित्य, मिस्री कथा साहित्य में एक अभागे राजकुमार की कथा और दो भाइयों की कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मिस्री साहित्य है। मिस्र की देन, मिस्र ने विश्व को क्या क्या अद्भुत देन दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। मिस्र के लोगों ने सबसे पहले खेती का आविष्कार किया, यानी विश्व को खेती का ज्ञान है वो मिस्री सभ्यता के लोगों ने करवाया था। मिस्री सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लेखन कला का विकास किया और इन्होंने अपनी 24 अक्षरों की एक वर्णमाला बनाई थी। सौर गणना के आधार पर इन्होंने विश्व का सबसे पहला पंचांग बनाया था, यानी पंचांग की देन भी है वो मिस्री लोगों की है विश्व को। जलयान का आविष्कार भी सबसे पहले मिस्र में हुआ था। सौर वर्ष का आविष्कार भी सबसे पहले मिस्र में किया गया, जो कि 365 दिन का होता था। विश्व की प्रथम औषधि संहिता का निर्माण भी विश्व को मिस्र की देन है। और अम्नेमहतेब ने मिस्र को तानसेन कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में रामतनु पांडेय को तानसेन कहा जाता है संगीत के क्षेत्र में विशेष ख्याति के कारण, उसी प्रकार अम्नेमहतेब को संगीत के क्षेत्र में मिस्र में बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त थी, इसलिए इसे मिस्र का तानसेन कहा जाता है अम्नेमहतेब को। पेपिरस के पौधे की छाल से मिस्र में सबसे पहले कागज़ बनाया गया था। कागज़ की देन है वो चीन की है, लेकिन मिस्र में कागज़ है वो पेपिरस के पौधे की छाल से बनाया गया। और पेपिरस के पौधे की छाल से इस बने हुए कागज़ या पेपिरस के पत्तों पर भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं वो लिखी हुई मिली है। क्लियोपैट्रा है वो 51 से 30 BC के दौरान मिस्र की रानी थी। तो ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट फर्स्ट ग्रेड में आया है 9 जनवरी 2020 में कि क्लियोपैट्रा कहाँ की रानी थी। तो क्लियोपैट्रा है वो मिस्र की प्रसिद्ध रानी थी, जिसने रोम के 2 सम्राटों को तबाह किया था। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा की महत्वाकांक्षा बहुत थी, यानी महत्वाकांक्षी रानी थी, और इसके सौंदर्य के कारण रोम के 2 शासक जूलियस सीजर और एंटोनी तबाह हो गए थे। जूलियस सीजर है वो इसने ट्राइमविरेंट में जो पॉम्पी और क्रेसस थे उनको हरा करके इसने रोम पर अधिकार कर लिया था, और ये रोम का बेताज बादशाह था। इसके प्रेम संबंधी है वो क्लियोपैट्रा से थे, और इसके बाद में इसका जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी हुआ था ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर की हत्या हो जाने के बाद में दूसरी ट्राइमविरेंट का गठन किया जाता है, और दूसरी ट्राइमविरेंट में 3 लोग थे। एक तो था ऑक्टेवियन जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, एक था एंटोनी और एक दूसरा था। तो एंटोनी है वो ऑक्टेवियन का बेनोई था, और वास्तव में जूलियस सीजर के मरने के बाद में
या हत्या होने के बाद में एंटोनी है वो रोम का सम्राट बनना चाहता था, लेकिन जूलियस सीजर का वैध उत्तराधिकारी है वो ऑक्टेवियन था। इस ऑक्टेवियन ने एंटोनी और इस क्लियोपेट्रा को वहाँ से मार भगाया था और बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार क्लियोपेट्रा ने रोम के 2 सम्राटों को बर्बाद किया, जूलियस सीजर और एंटोनी को। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।